Good morning, student. I am Pratiksha Gahlot from Sunita Global School. अपन चैप्टर 4 रीड करे थे जो कि था मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आज इस चैप्टर में अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाकी सब अपने रीड कर लिया था. आज स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखो क्या होता है, मेटल्स को कहाँ यूज करना चाहिए और नॉन मेटल्स को क्या यूज करना चाहिए और कहाँ यूज करना चाहिए. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, cooking, utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting young ones. We are sure that you will guess them right. यानी कि इन सबको बनाने के लिए अपन मेटल्स का जरूरत पड़ती है. और क्यों पड़ती है देखो, non-metal is essential for our life which all living being inhale during breathing. यानी कि नॉन मेटल क्या होता है, अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए. यानी कि जैसे कि अपन जो सांस लेते तो एयर क्या है, नॉन मेटल है. तो यानी कि नॉन मेटल क्या है, अपनी लाइफ के लिए जरूरी है क्योंकि जितने भी ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है, वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग. नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट. यानी कि नॉन मेटल कौन से, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये क्या है, नॉन मेटल है. नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल कौन कौन से होंगे जो कि मेटल से नहीं बने हुए होंगे, जैसे कि टेबल्स वगैरह, ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स है. मेटल टेबल में भी देखो अलग अलग होंगे, वुड का होगा तो फिर वो मेटल नहीं होगा. अब चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल कौन से होते हैं और मेटल कौन से होते हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा. नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. यानी जो एंटीसेप्टिक लगाते हैं उसमें भी मेटल नहीं होता. नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, यानी कि पटाखों के लिए भी नॉन मेटल का यूज किया जाता है. यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. आप कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि मेटल और नॉन मेटल के होंगे. इसी के साथ ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है. नॉन मेटल ये सारे मैंने बताते हैं यूज कहाँ होता है, मेटल्स कहाँ यूज होते हैं. देखो ये सारे मशीनरी से लेके वाटर बॉयलर्स, यानी कि इन सब चीजों को बनाने के लिए. ठीक है, अब अपन आज देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. यानी इनसे कौन सी चीज है जिसको अपन बीट कर सकते हैं, जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन. तो इसमें आंसर होगा जिंक, जिसको अपन बीट करके यानी मार के क्या बना सकते हैं, थिन शीट, पतली सी शीट बना सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, all metals are non-ductile, generally metals are ductile और some non-metals are ductile. इसका इसमें से करेक्ट कौन सा है, ये वाला. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. क्यों, मरकरी मेटल, यानी इसमें क्या बोला कि कुछ कुछ जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, जैसे कि मरकरी मेटल. A liquid at room temperature cannot be drawn into wires and is non-ductile. ductile. तो क्या बोल रहा है कि जो मरकरी का जो मेटल होता है, यानी कि मरकरी होता है, वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, लेकिन फिर भी इसको वायर में चेंज नहीं कर सकते. तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डक्टाइल भी हो जाएगा. यानी कि कुछ कुछ डक्टाइल्स है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और कुछ कुछ नहीं होते हैं. फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स. फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है और क्या है, रिएक्टिव है. फिर नेक्स्ट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है. फिर नेक्स्ट है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है. मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, कब निकलती है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस. फिर नेक्स्ट है, ट्रू एंड फॉल्स. जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, यानी कि जो ना
हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, जो सोडियम है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है। यस, ट्रू। और नॉन रिएक्टिव, सॉरी, जो जैसे देखो यहाँ पे था सोडियम क्या है? मेटल है जो कि रिएक्टिव है। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि रिएक्टिव है? अभी मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस। ठीक है। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। फॉल्स। मैंने आपको एक बताया था, कॉपर सल्फेट होता है फिर जिंक होता है, जिंक होता है प्लस कॉपर सल्फेट होता है, तो इसमें से बाहर क्या निकलता है? जिंक सल्फेट, और कॉपर बच जाता है अलग। और इसमें क्या बोला है कि कॉपर डिस्प्लेस जिंक, इसमें क्या बोला है? जो कॉपर होता है वो डिस्प्लेस करता है जिंक को, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है? सल्फेट को। इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब देखो, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, क्या कोल के वायर्स बन सकते हैं? कैन। फॉल्स। इसका आंसर भी आ जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग। देखो आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे कि अपीयरेंस होता है, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टेबिलिटी, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? आपको बताने की मेटल में कौन सा क्या है और नॉन मेटल में कौन सा है। देखो, मेटल्स में अपीयरेंस कैसा होता है? लस्ट्रस होता है, यानी कि चमकने वाला। और नॉन मेटल क्या होते हैं? डल होते हैं। हार्डनेस, मेटल्स की हार्ड होती है, नॉन मेटल की सॉफ्ट होती है। मेलेबिलिटी यानी कि पिघलना। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि वो तोड़ के शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि उसको मार के, लेकिन नॉन मेटल नहीं हो सकते। डक्टिबिलिटी यानी कि वायर्स में चेंज हो सकता है, ये वायर्स में चेंज नहीं हो सकता। हीट कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इसमें से हीट पास हो सकती है, इसमें से पास नहीं हो सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजंस बताने हैं। एल्युमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। जब आप देखते हो खाना को, खाने जब इसको लंच बॉक्स में लेके आते हो तो कभी कभी खाने को फूड एल्युमिनियम के फॉइल में रैप करते हो। क्यों करते हो? एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज मेलिएबल, देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉइल्स, यानी कि एल्युमिनियम को मार के अपन पतला सा बना सकते हैं, इसलिए वो थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं और फूड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बी क्या है? एमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, यानी कि जो रॉड्स होती है उसको हीट करके पूरा पिघला के क्या मेटेलिक सब्सटेंस में बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है। देयरफॉर एमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, यानी कि क्या बोला जाता है? रॉड को मेटेलिक सब्सटेंस में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट टू सॉल्यूशन। क्यों नहीं करता है? देखो, अ मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इसमें बोला गया है जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर रहा, सल्फेट को डिस्प्लेस क्यों कर रहा है? तो क्या है? अ मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इन दोनों में से लेस रिएक्टिव कौन सा है? सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसलिए ये सल्फेट को बाहर निकालता है, जिंक को बाहर नहीं निकाल सकता। बट जिंक इज मोर रिएक्टिव, यहाँ पे जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है। Therefore, copper cannot displace zinc from its salt solution. फोर्थ क्या दे रखा था? सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। क्यों? सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, दे कैन इजिली कैच फायर इवन व्हेन इट कॉन्टैक्ट विथ एयर, यानी कि जो अगर सोडियम और पोटेशियम को एयर में रख देंगे, यानी खुले में रख देंगे, तो हवा के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करेगा और आग भी लगा सकता है, इसलिए इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल? आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रखोगे? एक्सप्लेन। लेमन पिकल
कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, यानी कि हम इसको एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर करके नहीं रखेंगे, बिकॉज लेमन पिकन कंटेन एसिड, यानी कि नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, विच कैन रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, यानी कि वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे कि क्या होगी, हाइड्रोजन की गैस निकलेगी। दिस कैन लीड टू द स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल, और इसी वजह से क्या होगा, अचार खराब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, match the substance given in column A with the uses in column B. गोल्ड का क्या काम होगा, आयरन का क्या काम होगा, और एल्यूमिनियम का क्या काम। एल्यूमिनियम रैपिंग फूड के लिए होता है, देखो सबसे पहले गोल्ड ज्वेलरी के लिए, आयरन मशीन के लिए, एल्यूमिनियम रैप करने के लिए फूड को, कार्बन के लिए, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर के लिए, और मरकरी थर्मामीटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, what happens when dilute sulfuric acid is poured into copper plate, क्या बोला जा रहा है, जब अपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को कॉपर की प्लेट यानी कि CuSO4 पे डालेंगे तो क्या होगा, when dilute sulfuric acid is poured in on a copper plate, there will be evolution of hydrogen gas along with the formation of blue color crystal of copper sulfate, यानी कि जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी, और क्या होगा, ब्लू कलर के क्या बनेंगे, कलर क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, देखो कॉपर सल्फेट को करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट, तो क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, और ब्लू कलर के क्रिस्टल बनेंगे। ये बस ऐसी रिएक्शन है, देखो CuSO4 और H2SO4, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले CuSO4 प्लस H2CuSO4, यानी कि H2 क्या हो जाएगा, CuSO4 के पास चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा, SO4, तो प्लस H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा, CuSO4 प्लस H2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, यानी कि आयरन नेल यानी कील को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी कि आयरन दे रखा है, उसके साथ क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या निकाल रही है, ये किसको डिस्प्लेस कर रही है, कॉपर को निकाल रही है, और किसके साथ रिएक्ट कर रही है, FeSO4 के साथ, so the blue color of copper sulfate fades and there is a deposition of copper on the nail, यानी जो ब्लू कलर है कॉपर का वो निकल जाएगा, और जो ना नेल है उस पर किसका डिपोजिशन हो जाएगा, कॉपर का। देखो आयरन को किसके साथ करवा रहे हैं, CuSO4 के साथ, तो आयरन क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10, Solari took a piece of charcoal and collect gas involved in test tube, यानी कि उसने एक चारकोल का पीस लिया था, और यानी कि सी, उसने किसके साथ रिएक्शन करवाया था, एक रिएक्शन करवाया था, उसके उसमें फिर उसमें से क्या निकला था, एक गैस निकली थी, ठीक है, अब आप बताना कि वो गैस कौन सी है और किसके साथ रिएक्शन हुआ। फिर था बी, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन एट ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रोसेस, आपको बताना है इसमें रिएक्शन कैसे होगी और क्यों होगी। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, आपको क्या टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें गैस डालनी है, और क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल, सबसे पहले बताओ कि इसमें गैस कौन सी डालेंगे, इसमें गैस डालेंगे CO2, इसके ऊपर को बंद करना है, इसके ऊपर से इसको शेक करना है, आफ्टर शेकिंग टेस्ट
द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। आपको जब बनाना निकल जाएगा इसका सॉल्यूशन, आपको ब्लू लिटमस से टेस्ट करना और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करना। इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि वो किसको टर्न कर दिए, ब्लू लिटमस पेपर को। गैस इज एसिडिक इन नेचर, जो अपने गैस डाली थी वो क्या थी, एसिडिक थी। और एसिडिक में क्या होता है, ब्लू से रेड में चेंज होना, यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर था रेड में चेंज हुआ तो क्या आ जाएगा, यानी कि वो एसिडिक है। देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब चारकोल होता है ना उसको अपन रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या निकलता है, CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। फिर क्या होगा, CO2 को जब अपन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बनिक एसिड, जो कि मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें गैस डालेंगे, गैस डाल के उसमें डालेंगे वाटर। तो अब अपन को पता नहीं अपने कौन सी गैस डालेंगे, फिर इसको शेक करेंगे, फिर अपन लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो क्या हो रहा था, ब्लू से रेड हो रहा था, यानी कि क्या है, एसिडिक है। तो अपन को पता चल गया ये एसिडिक है। अब क्या करना है, जो CO2 निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, उसको किसके साथ चलाएंगे, वाटर के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, कार्बनिक एसिड, जो कि किसमें चेंज हो रही थी, ब्लू लिटमस से रेड में। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। One day Rita went to jewelry shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to the polish. रीता थी जो अपनी मम्मी के साथ ज्वेलरी की शॉप पे गई थी, उसके मम्मी ने पुरानी ज्वेलरी निकाली जो कि थी गोल्ड की, और जो गोल्ड स्मिथ था यानी कि सोनार था उसको दी पॉलिश के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वर अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। जब नेक्स्ट डे वो वापस ज्वेलरी लेने के लिए गए थे तब उसने देखा कि उसके ज्वेलरी के अंदर से थोड़ा सा लॉस हो गया वेट का। कैन यू सजेस्ट रीजन फॉर द लॉस्ट इन वेट, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें ज्वेलरी में वेट कम क्यों हो गया था। टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड एक्वारेजिया, यानी कि जब गोल्ड की ज्वेलरी को पॉलिश करवाया जाता है तो उसको एक्वारेजिया में क्या किया जाता है, डिप्ड किया जाता है, जो कि किसका मिक्सचर होता है, जो एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का। On getting the environment of aquaresia, the outer layer of gold dissolve and a thin shiny layer appears. यानी कि जब अपन गोल्ड को इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो गोल्ड की जो ऊपर की जो लेयर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी और अंदर की जो लेयर है शाइनी लेयर वो आ जाएगी। द डिसॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉज रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी। तो अपन ने क्या देखा, जो गोल्ड था उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर थी वो क्या हो रही थी, डिसॉल्व हो रही थी। तो ऑब्वियसली अगर एक लेयर कम हो जाएगी तो उसका वेट कम हो जाएगा। तो यानी कि जो रिडक्शन था वेट ऑफ ज्वेलरी का वो क्यों हुआ, क्योंकि उसकी बाहर की जो लेयर थी वो डिसॉल्व हो गई थी। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं। इसी के साथ अपनी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।